प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की उत्पत्ति, विकास, विशेषताएं और प्रकार। अर्थात आज के लेक्चर में हम 4 बातों पर चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका विकास किन चरणों से हुआ, इसी के साथ में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं और ब्रिटेन में विशेषकर मंत्रिमंडल के विशिष्ट प्रकार कौन से हैं जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ध्यान दें। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर आपके लिए तैयार करते हैं, इसकी जानकारी आपको हो सके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि भाई पूरी दुनिया में जब हम मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं मतलब संसदात्मक शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं, तो हमें ये जानकारी होना जरूरी है कि आखिर मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी भाई आप पॉलिटिकल सिस्टम को, राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैंने विशेषकर इसमें वो सब बातें लेने का प्रयास किया है कि ये सब बातें जानने के बाद में आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है उसको समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की उत्पत्ति, विकास, विशेषताएं तथा प्रकार 4 बातों पर चर्चा करेंगे। ध्यान दें। सबसे पहले वास्तव में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को हम समझें उससे पहले ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ब्रिटेन में संपूर्ण जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। राजा, प्रीवी परिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। चौथा है शासन के विभिन्न विभाग और लोक सेवा मतलब नौकरशाही। तो ये संपूर्ण कार्यपालिका में होते हैं। अब जिसमें मैंने राजा और राजमुकुट पर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखें। प्री परिषद पर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में देखिएगा। इसी के साथ में मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद का क्या अर्थ है, इनमें क्या अंतर है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि भाई जो ये मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन में किस प्रकार से हुई, इसका विकास कैसे हुआ है, इसकी क्या विशेषताएं और इसके विशिष्ट प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, वास्तव में एक विद्वान है लावेल कहते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला है, इसलिए इस आधारशिला को समझना बेहद जरूरी है। इसी कारण मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 बातें तैयार की हैं, जिसके लिए मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट में हम लेंगे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास, दूसरे पार्ट में लेंगे इसकी विशेषताएं और तीसरे पार्ट में लेंगे इसके प्रकार। ठीक है भाई। तो सबसे पहले लेते हैं हम मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की उत्पत्ति कैसी हुई और इसका विकास किन चरणों से हुआ है। तो पहला बिंदु मैंने आपके लिए बनाया है मंत्रिमंडल का उद्भव। ध्यान दें, मंत्रिमंडल का जो उद्भव है, उत्पत्ति हुई किस प्रकार से हुई। ध्यान दें भाई, वास्तव में ब्रिटेन में प्रारंभ में एक संस्था थी जिससे कि राजा परामर्श करता था, जिसका नाम था क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस से प्रीवी परिषद बनती है। क्यों? क्योंकि क्यूरिया रेजिस की सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, परामर्श करने में दिक्कत आती है। इसके बाद में क्यूरिया रेजिस से प्रीवी परिषद का निर्माण होता है। प्रीवी परिषद में भी सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसका भी धीरे धीरे पतन हो जाता है। तो कहने का मतलब है क्यूरिया रेजिस से प्रीवी परिषद और प्रीवी परिषद से ब्रिटेन में कैबिनेट का जन्म होता है। कैबिनेट का जन्म कैसे होता है? वास्तविक रूप में जहाँ चार्ल्स द्वितीय था ब्रिटेन में, जिसका काल था 1660 से 1685। समझना है इसको। चार्ल्स द्वितीय के द्वारा वास्तविक रूप में प्रीवी परिषद के सभी सदस्यों से परामर्श करने में परेशानी आ रही थी। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा केवल ही
5 व्यक्तियों से परामर्श लिया गया जो कि प्रभावशाली थे, योग्य थे। क्या कह रहा हूं मैं, 5 व्यक्तियों से वास्तविक रूप में चार्ल्स द्वितीय के द्वारा परामर्श किया गया, पूरी पृथ्वी परिषद से परामर्श नहीं किया गया। अब जो ये 5 परामर्शदाता थे इनके नाम थे क्लिफोर्ड, एस्रे, बेकिंघम, आर्लिंगटन और लॉर्डरले। अब वास्तविक देखो, लास्ट में मैंने बोल रहा हूं लॉर्डरले नहीं है, लॉर्डरले। तो इनके जो नाम है, इन नामों के प्रथम अक्षर से, जैसे क्लिफोर्ड से सी आ गया, एस्रे से ए, सी ए, बेकिंघम से बी, प्रथम अक्षर ले लिया ना, बी है। इसके बाद में आर्लिंगटन से आर, ए और इससे एल, लॉर्डरले। अब ध्यान दे, क्लिफोर्ड से सी, एस्रे से ए, बेकिंघम से बी और आर्लिंगटन से आर, ए और लॉर्डरले से एल। तो ये क्या हो गया, कबाल, मतलब क्यूरिया रेजिस से पृथ्वी परिषद और पृथ्वी परिषद से कबाल की उत्पत्ति होती है। इसे वास्तविक रूप में ऐसे भी कहा जाता है कि क्यूरिया रेजिस से पृथ्वी परिषद और पृथ्वी परिषद से कैबिनेट की उत्पत्ति हुई है। कैबिनेट क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 5 सदस्यों से जो परामर्श किया गया था वह बंद कमरे में किया गया था, बंद कमरे, कैबिनेट बंद कमरे में किया गया था, इसलिए इसे कैबिनेट भी कहा जाता है। तो वास्तविक रूप में ब्रिटेन में जो कबाल है उस कबाल से ही कैबिनेट बन जाता है, अर्थात वास्तव में वहां जो मंत्रिमंडल का उद्भव होता है वह संयोगवश होता है। इसके लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, वास्तविक रूप में परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। एक तो ये कि भाई चार्ल्स द्वितीय के द्वारा बंद कमरे में बैठक की गई, बंद कमरे में, कैबिनेट, इसलिए इसको कैबिनेट कहा गया। और दूसरा संयोग ये था कि वास्तविक रूप में जो 5 व्यक्ति से परामर्श किया गया था, इन 5 व्यक्ति के नाम ही ऐसे थे कि इन नामों के जो प्रथम अक्षर हैं उससे कबाल बन गया और कबाल से कैबिनेट बना दिया इन्होंने। तो वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल का जो उद्भव होता है ब्रिटेन में संयोगवश होता है, संयोग ही था ये कि इनके नाम से CABAL कबाल बन गया। क्या बन गया, इससे कबाल बन गया और कबाल से इन्होंने फिर इसको कैबिनेट कह दिया। और वैसे भी कैबिनेट वास्तविक रूप में बंद कमरे में इनकी बैठक हुई थी, इसलिए इसको कैबिनेट की संज्ञा दी गई। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे मंत्रिमंडल का उद्भव कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्लियर हो गया, ये मंत्रिमंडल की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है संसद के प्रति उत्तरदायित्व का विकास। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो ये मंत्रिमंडल है, अब ये उत्तरदायी किसके प्रति हो, भाई संसदात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आज जब हम मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं या संसदीय शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में संसदात्मक शासन प्रणाली का मूल लक्षण यही है, क्या, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब दुनिया में जहाँ कहीं भी संसदात्मक शासन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं, वहाँ वास्तव में मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। विशेषकर जो जनता का प्रतिनिधि सदन होता है, जैसे भारत में लोकसभा है और ब्रिटेन में लोक सदन, उसके प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन ये उत्तरदायित्व का जन्म कैसे हुआ, ध्यान दें। वास्तव में ब्रिटेन में प्रारंभ में जो मंत्रिमंडल था वह राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। किसके प्रति उत्तरदायी होता था, राजा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब समझना है इसको। परंतु फिर चार्ल्स द्वितीय के काल में चार्ल्स द्वितीय के काल में क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय को ये बात पसंद नहीं थी कि भाई वास्तविक रूप में जो ये मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रति उत्तरदायी हो। तो ये तो यही चाहते थे कि भी राजा के प्रति उत्तरदायी हो। लेकिन इनके काल में क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय के काल में क्या हुआ कि एक मंत्री थे डेनवी नाम के मंत्री, इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। और फिर महाभियोग लगने के बाद में मतलब मंत्रिमंडल का जो ये सदस्य था डेनवी, इसके ऊपर महाभियोग लगाया। किसने लगाया, संसद ने लगाया। कि भाई मतलब मूलतः संसद को ये बात पसंद नहीं थी कि जो मंत्री है वह राजा के प्रति उत्तरदायी हो।
इसलिए चार्ल्स द्वितीय के काल में डेनवी नाम के मंत्री पर महाभियोग लगाया। किसने लगाया? संसद ने। ऐसी स्थिति में राजा के द्वारा वास्तविक रूप में जो ये डेनवी नाम का मंत्री है इसकी रक्षा नहीं हो पाई, मतलब ये राजा इसकी रक्षा नहीं कर पाया और इसको पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद में फिर क्या हुआ कि मंत्रिमंडल के सदस्यों ने तय कर लिया कि राजा तो हमारी रक्षा कर ही नहीं सकता। इसलिए इस घटना के बाद में वास्तविक रूप में फिर जो ये मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होगी और यहीं से वास्तविक रूप में हम कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जन्म होता है। मतलब फिर ये बात शुरू हो जाती है, इस बात का श्री गणेश हो जाता है कि वास्तविक रूप में जो मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि राजा के प्रति। यहां से प्रारंभ होती है ये बात। ठीक है, तो किसके ऊपर चला गया था महाभियोग? डेनवी नाम के मंत्री पर। तो वास्तव में उत्तरदायित्व का विकास यहां होता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा बिंदु है एक दलीय व बहुमत प्राप्त मंत्री। क्या? एक दलीय व बहुमत प्राप्त मंत्री मंडल की परंपरा का विकास। अब इसके बाद में तीसरे चरण में क्या होता है? एक दलीय व बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल की परंपरा का विकास होता है। मतलब वास्तविक रूप में जो मंत्रिमंडल का गठन है उसका जो निर्माण होता है, मंत्रिमंडल में जो सदस्य लिए जाते हैं वो एक दल से हों, अन्य दलों से नहीं हो। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? और जो मंत्रिमंडल है वास्तविक रूप में वह बहुमत प्राप्त हो, मतलब वास्तव में जो दल होता है जिस दल में से उसका निर्माण किया जाता है उस दल को बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो ये दोनों बातें अस्तित्व में कैसे आती हैं? ध्यान दें, राजा विलियम तृतीय ने एक दल के सदस्यों से ही मंत्रिमंडल के निर्माण की परंपरा स्थापित की। राजा विलियम तृतीय से पहले वास्तविक रूप में जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता था इसमें अन्य दलों के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाता था, परंतु राजा विलियम तृतीय ने वास्तविक रूप में अपने मंत्रिमंडल का जब निर्माण किया तो केवल एक ही दल के सदस्यों को लिया। तभी से परंपरा स्थापित होगी। क्या होगी? कि वास्तव में मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय एक दल के सदस्यों को ही उसमें लिया जाना चाहिए। अगली बात, वास्तव में 1695 में व्हीग दल को बहुमत प्राप्त था। यहीं से बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल बनाने की शुरुआत हुई। अर्थात ये संयोग ही था कि 1695 ईस्वी में वास्तविक रूप में जो व्हीग दल था इसको बहुमत प्राप्त हो गया। इसको क्या प्राप्त हो गया? बहुमत प्राप्त होगा। तो यहीं से फिर क्या हो गया? बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल बनाने की शुरुआत हुई। इसका मतलब ये कि वह जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा अपने मंत्रिमंडल का गठन किया जाए और उसी दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाए, अन्य दल के सदस्यों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाए। तो ये कहाँ से प्रारंभ होता है? राजा विलियम तृतीय से। ये नोट कीजिएगा, एक दलीय व बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल की परंपरा का विकास। तो आज आप देख सकते हैं वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल का जो गठन करता है कौन करता है? जिसको बहुमत प्राप्त होता है। ये एक अलग बात है कि भाई अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, जैसे हम भारत की बात करें तो फिर ये यहाँ संयुक्त मंत्रिमंडल का भी गठन किया जा सकता है, जिसको कि मिलीजुली सरकार कहते हैं, जिसको गठबंधन की राजनीति भी कहा जाता है, जिसको काम चलाऊ सरकार भी कहा जाता है। अब ध्यान दें, चौथा बिंदु लेते हैं हम, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की परंपरा का विकास। आप इसके बाद में अगली बात लेते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की परंपरा का विकास। मतलब आज आप देख सकते हैं संसदात्मक शासन प्रणालियों में, मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली में, जैसे भारत में है, ब्रिटेन में, तो हमारे भारत में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है? नहीं, प्रधानमंत्री करता है। ब्रिटेन में भी आज मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? राजा करता है? नहीं, राजा नहीं करता, प्रधानमंत्री करता है। तो इसकी परंपरा का विकास कैसे हुआ? प्रारंभ में तो राजा करता था मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, तो क्या हुआ ऐसा? भाई यहाँ भी संयोगवश होता है, ऐसा परिस्थिति वश ऐसा होता है। यहाँ संसद के द्वारा जानबूझकर कोई कानून नहीं बना गया, संयोग ही ऐसा हुआ, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई जिसकी वजह से वास्तविक रूप में जहाँ कहीं भी मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं वहाँ वास्तव में मंत्रिमंडल का जो अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसका जन्म कैसे होता है? ध्यान दें, वास्तविक रूप में हुआ ये कि 1714 ईस्वी में राजा जॉर्ज प्रथम और द्वितीय भी, राजा जॉर्ज प्रथम क्या था कि
अंग्रेजी भाषा नहीं जानता था और ना ही ब्रिटिश राजनीति में इसकी रुचि थी, अंग्रेजी भाषा नहीं जानता था। तो ऐसी स्थिति में जॉर्ज प्रथम ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया। अब जैसे ही जॉर्ज प्रथम ने मना किया कि भाई मैं मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करूंगा, तो समस्या यहाँ ये आई कि भाई मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करे फिर। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के ही एक सदस्य सर रॉबर्ट वालपोल को मंत्रिमंडल की अध्यक्षता के लिए कहा गया और सर रॉबर्ट वालपोल ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की और यही वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक रूप में ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कहलाई, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कहलाई। तो मंत्रिमंडल के एक सदस्य के द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की गई जिसका नाम था सर रॉबर्ट वालपोल, यही ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कहलाई। तो यहाँ जो मंत्रिमंडल के एक सदस्य के द्वारा अध्यक्षता की गई और वही वास्तविक रूप में हमें कह सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कहलाई, औपचारिक रूप में ही सही लेकिन कहलाए तो प्रधानमंत्री। तभी से परंपरा बन गई कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा नहीं करेगा बल्कि प्रधानमंत्री करेगा। यहीं से इसका श्री गणेश होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फिर क्या हुआ कि पहली बात तो ये होगी प्रधानमंत्री रहते मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कैसे शुरू हुई। इसके बाद दूसरी बात है सामूहिक उत्तरदायित्व की परंपरा कि भाई वास्तविक रूप में देखा जाए तो संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल होता है वह सामूहिक रूप में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन ये सामूहिक उत्तरदायित्व की परंपरा भी कैसे अस्तित्व में आई, ये भी संयोगी था, संयोगवश परिस्थितिवश ऐसा हुआ, जानबूझकर संसद ने कोई कानून नहीं बनाया। कैसे भाई, वास्तव में 1742 में रॉबर्ट वालपोल जिसने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की है, जो प्रथम प्रधानमंत्री कहलाए, रॉबर्ट वालपोल ने 1742 में संसद में बहुमत खो दिया और बहुमत खोने पर मंत्रिमंडल सहित रॉबर्ट वालपोल ने त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। मतलब रॉबर्ट वालपोल ने संसद में अपना बहुमत खो दिया। क्या खो दिया? संसद में बहुमत खो दिया। इसको वास्तविक रूप में बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में रॉबर्ट वालपोल ने क्या कर दिया? अपने मंत्रिमंडल सहित त्यागपत्र दे दिया। तभी से ये परंपरा जन्म लेती है क्या कि यदि मंत्रिमंडल संसद में विश्वास खो देता है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरे मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप में पद त्यागना पड़ेगा। तभी से सामूहिक उत्तरदायित्व की परंपरा का जन्म होता है। आज आप देख सकते हैं जहाँ कहीं भी संसदात्मक शासन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं, जहाँ कहीं भी मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं, भाई वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मौजूद है। क्या हमारे भारत में नहीं है? प्रधानमंत्री जब त्यागपत्र दे देता है तो क्या पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र नहीं देता है? त्यागपत्र देता है। क्या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र नहीं देता है? त्यागपत्र देता है। यही तो सामूहिक उत्तरदायित्व है कि पूरे मंत्रिमंडल को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसा कि कहा भी जाता है मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। यस, क्लियर होगा ये बात? आप ध्यान दें भाई। अब वास्तविक रूप में यहां क्या हुआ कि मूल बात समझनी है। देखो यहां तो क्या होता है, संसद के प्रति उत्तरदायित्व, दूसरे बिंदु में संसद के प्रति उत्तरदायित्व का विकास होता है। तो यहां वास्तव में 11वें मंत्री पर महाभियोग लगाया गया था। तो इन्होंने वास्तविक रूप में अपने आचरण के कारण ही क्या किया था? त्यागपत्र दिया था। तो यहाँ तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का जन्म होता है, लेकिन यहाँ चौथे बिंदु पर आकर क्या होता है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का विकास सामूहिक उत्तरदायित्व में होता है। प्रारंभ में तो केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही स्तर पर ही महाभियोग लगाया गया था, महाभियोग चलाया गया था, है। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से सामूहिक उत्तरदायित्व का विकास होता है। उत्तरदायित्व दो प्रकार के होते हैं, मैं आगे आपको समझा दूंगा। तो इस बिंदु में आप नोट कीजिएगा कि वास्तविक रूप में यहाँ आकर के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का विकास, नोट कीजिएगा यहाँ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का विकास सामूहिक उत्तरदायित्व में होता है। क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व में होता है। कौन से बिंदु में? चौथे बिंदु में। तो यहाँ पर आप सारी बातें नोट कर सकते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व का जो उद्भव होता है वो कब होता है। तो आप यहाँ बता सकते हैं 1742 ईस्वी में। ठीक है भाई। अब इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की विशेषताएं। अर्थात वास्तविक रूप में यह तो बात क्लियर हो ही गई है कि ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की
आपसी संबंधों के आधार पर हम देखते हैं तो वहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी के साथ में मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका अर्थात ब्रिटेन में विशेषकर लोक सदन को विघटित कर सकती है राजा से कह करके। तो वास्तव में ये दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है और इन दोनों का ही कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये दोनों ही एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। अब समझते हैं हम, मतलब ये तो मैंने मूलतः यहाँ लिख भी दिया है कि संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसको कि वर्तमान समय मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है। मतलब मंत्रिमंडल व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायित्व का विकास कैसे हुआ मैंने सारी बातें आपको समझा दी, तो आप नोट कीजिएगा ये सारी बातें प्लीज। पहली विशेषता है राजा और मंत्रिमंडल का विशिष्ट संबंध। देखिएगा भाई, राजा ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन प्रणाली है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो भागों में विभक्त होती है, एक वास्तविक रूप में नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष कौन है ब्रिटेन में? राजा। वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। तो दो भागों में विभाजित है, जिसको हम कह सकते हैं राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। राज्याध्यक्ष कौन है? राजा है ब्रिटेन में। शासनाध्यक्ष कौन है ब्रिटेन में? प्रधानमंत्री। तो यहाँ मूल बात ये देखनी है कि पहली विशेषता ये कि राजा और मंत्रिमंडल का विशिष्ट संबंध होता है। कैसे होता है? वास्तविक रूप में विशेषकर हम यहाँ कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, उस मंत्रिमंडल का निर्माण करने के बाद में राजा से हस्ताक्षर अवश्य कराए जाते हैं, अनुमति अवश्य ली जाती है। अगली बात, वास्तव में जो राजा होता है वह मंत्रिमंडल का भाग नहीं होता है। इसी के साथ में राजा केवल औपचारिक प्रधान मात्र होता है। इसी के साथ में राजा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है। दूसरी बात, संसद और मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध। वास्तविक रूप में ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है उसकी दूसरी विशेषता है संसद और मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध। ये बात तो क्लियर हो गई है। संसद मतलब व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका। भाई संसदात्मक शासन प्रणाली में, मंत्रिमंडल व्यवस्था में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब संसद, व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका। कैसे? भाई जो मंत्रिमंडल है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। विशेषकर किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जो प्रथम सदन है। प्रथम सदन का नाम क्या है ब्रिटेन में? लोक सदन। दूसरा क्या है? लॉर्ड सभा। तो विशेषकर जो मंत्रिमंडल है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। तो वास्तव में मंत्रिमंडल लोक सदन अर्थात संसद के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। इसके साथ में मंत्रिमंडल लोक सदन का विघटन भी करा सकता है राजा से कह करके। दूसरी तरफ वास्तव में संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगली बात, वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन में जब हम सैद्धांतिक दृष्टि से संविधान का अध्ययन करते हैं, ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करते हैं, तो ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। ऐसा लगता है कि वास्तव में ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका सब कुछ है। व्यवस्थापिका जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है। वहाँ संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस कानून को न्यायपालिका भी अवैध घोषित नहीं कर सकती। अर्थात सैद्धांतिक रूप में ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है, या ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इससे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल संसद के अधीन है, मंत्रिमंडल संसद के अधीन है, लेकिन नहीं। ये सैद्धांतिक स्थिति व्यवहार में यदि हम देखते हैं तो वास्तव में मंत्रिमंडल ही संसद पर नियंत्रण रखती है। वास्तव में संसद मंत्रिमंडल के अधीन है व्यवहार में। कैसे? क्योंकि वास्तव में जब मंत्रिमंडल को लगता है कि भी लोक सदन मंत्रिमंडल के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल राजा से कह करके लोक सदन का ही विघटन करा देती है। अतः व्यवहार में हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल ही संसद को नियंत्रित करती है। मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन में सर्वेसर्वा बन गई है। ये इसका दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा क्या है? मंत्रिमंडल में उत्तरदायित्व की भावना। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा लक्षण है कि मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि मंत्रिमंडल में उत्तरदायित्व की भावना होती है। मतलब ये उत्तरदायी होता है किसके प्रति? मैंने आपको बता दिया है कि वास्तव में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल होता है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और विशेषकर जो प्रथम सदन होता है ब्रिटेन में, प्रथम सदन लोक सदन है, लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है। कैसे?
उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व की मैंने चर्चा यहाँ चौथे बिंदु में कर दी है कि सामूहिक उत्तरदायित्व में वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल जो होता है और मंत्रिमंडल का जो मुख्य अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिमंडल को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। ये क्या कहलाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में ये नहीं कह सकते कि भाई वो कहे कि नहीं मैं तो त्यागपत्र नहीं दूंगा। नहीं, प्रधानमंत्री ने जैसे त्यागपत्र दे दिया तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। वास्तव में ये सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है मैंने चौथे बिंदु में आपको समझा दिया है, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या होता है कि यहाँ वास्तविक रूप में किसी मंत्री विशेष को व्यक्तिगत रूप में उसके गलत आचरण के कारण दोषी ठहराया जाता है और इस आधार पर वो व्यक्तिगत रूप में त्यागपत्र देगा, पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1963 में रक्षा मंत्री जॉन प्रोक्यूमो को मैंने आगे यहाँ बिंदु का निशान इसलिए लगाया है कि प्रोक्यूमो को अपने गलत आचरण के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। तभी से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उद्भव, जन्म, प्रादुर्भाव होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि सर रॉबर्ट वालपोल ने संसद में अपना बहुमत खो दिया था। इसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि बहुमत खोते ही स्वयं रॉबर्ट वालपोल ने त्यागपत्र दे दिया। जैसे क्योंकि प्रधानमंत्री तो थे ही, औपचारिक प्रधानमंत्री तो बन ही गए थे ये, तो इन्होंने जैसे त्यागपत्र दिया तो पूरी मंत्रिमंडल ने भी त्यागपत्र दे दिया। इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। मगर ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इसलिए कि यहाँ जो रक्षा मंत्री हैं जॉन प्रोक्यूमो, ये केवल अपने गलत आचरण के कारण व्यक्तिगत रूप में मतलब जो है त्यागपत्र देते हैं, स्वयं अकेले त्यागपत्र देते हैं, पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र नहीं देना पड़ा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का जो तीसरा लक्षण है वह है मंत्रिमंडल में उत्तरदायित्व की भावना होती है। मतलब इसमें टीम भावना होती है, ये सभी एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। अर्थात जैसे ही प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा पूरे मंत्रिमंडल को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। अगली बात, चौथा लक्षण है मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकता व सजातीयता। अब ध्यान देंगे यहाँ, राजनीतिक एकता व सजातीयता, राजनीतिक एकता व सजातीयता। अब ध्यान दें यहाँ, देखो इसका क्या मतलब है कि वास्तविक रूप में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है ना भाई, वो जिस दल को बहुमत मिलता है उसमें से ही निर्माण किया जाता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल में राजनीतिक एकता बनी रहती है और इसी के साथ में एक ही दल से, मतलब जिस दल को बहुमत मिला है उसमें से ही मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। इसको कहते हैं राजनीतिक सजातीयता। एक ही जाति के लोग, एक ही जाति का मतलब एक ही दल के सदस्यों से, मतलब जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उसमें से ही मंत्रिमंडल का गठन या निर्माण किया जाता है। इसी को कहते हैं राजनीतिक सजातीयता। और एक ही दल के सदस्य होने के कारण उनमें एकता होती है। अतः कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का ये लक्षण है, क्या लक्षण है कि उसके अंतर्गत मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकता व राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है। इसको आप पूरा लिख सकते हैं, मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकता व राजनीतिक सजातीयता। परंतु यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जब कभी देश के ऊपर राष्ट्रीय संकट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक सजातीयता का उल्लंघन हो सकता है। मतलब राष्ट्रीय संकट की स्थिति में मंत्रिमंडल का जब निर्माण किया जाता है तो अन्य दल के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में राजनीतिक सजातीयता का उल्लंघन हो जाता है, परंतु केवल संकट के समय में ही ऐसा किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पांचवा है मंत्रिमंडल की बैठकों की गोपनीयता। बहुत महत्वपूर्ण बात है मंत्रिमंडल की बैठकों की गोपनीयता। अर्थात वास्तविक रूप में ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है इसका जो पांचवा लक्षण है वो क्या है कि मंत्रिमंडल की बैठकों की गोपनीयता। अर्थात विशेषकर वास्तव में जब मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं तो इनमें विशेष प्रयास किया जाता है कि बैठक में जो कुछ भी निर्णय लिया गया है या वास्तविक रूप में
मंत्रिमंडल में यदि आपसी मतभेद भी है तो इसकी जानकारी ना तो जनता को होनी चाहिए, ना राजा को होनी चाहिए और ना ही संसद को होनी चाहिए। मतलब जनता संसद राजा में प्रकट नहीं होनी चाहिए ये बात कि मंत्रिमंडल के सदस्यों में मतभेद है और इनके द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है वह भी पूर्ण रूप में गुप्त होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये विशेषकर 1920 ईस्वी में राजकीय गुप्ता अधिनियम पारित किया गया था। इसके आधार पर ये जरूरी हो गया है कि मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं वो गोपनीय होनी चाहिए, गुप्त होनी चाहिए। इसके बाद में बहुत जरूरी होगा ये। अब एक बात ध्यान हो रखनी है कि 1917 से सचिवालय अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। मतलब बैठक में जो निर्णय लिया गया है ठीक है वो गुप्त तो होता है, लेकिन इसके बाद में जैसे निर्णय ले लिया जाता है तो फिर क्या किया जाता है कि 1917 से मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसको सचिवालय में ही, अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड रखना, अभिलेख रिकॉर्ड, सचिवालय में ही उसका जो है अभिलेख रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। हालांकि उसको प्रकाशित नहीं किया जाता है। मंत्रिमंडल का जो निर्णय होता है, जो गुप्त निर्णय लिया गया है, उसको वास्तविक रूप में बाद में रिकॉर्ड के रूप में, अभिलेख के रूप में सचिवालय में तो रखा जाता है, परंतु उसको प्रकाशित नहीं किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कब से है? 1917 से सचिवालय अभिलेख मतलब रिकॉर्ड रखता है, अभिलेख रखता है, मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, यहाँ रिकॉर्ड रखता है। मतलब 1917 से सचिवालय मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसका अभिलेख तो रखता है मगर उसको प्रकाशित नहीं करता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो विशेषकर ये ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। आप ये सारे बिंदु नोट कीजिएगा। इनमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझा दिया, कंपटीशन की दृष्टि से भी, इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए भी मैंने सभी बातें इसमें नोट कर दी हैं। वैसे बिंदु यदि बनाना चाहें तो यहाँ पर कितने ही बिंदु हम और भी बना सकते हैं। अगली बात, तीसरा पार्ट, 2 पार्ट हो गए इसका। पहला तो क्या हो गया? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास, यहाँ तक हो गए। दूसरा क्या है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की विशेषताएं, यहाँ तक हो गए। और तीसरा पार्ट क्या लिया है? मंत्रिमंडल के विशिष्ट प्रकार। देखो भाई, मंत्रिमंडल के सामान्य प्रकार की बात आती है तो हमें कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के सामान्य प्रकार में विशेषकर 20 पदों की व्यवस्था की गई है। 20 पद की व्यवस्था की गई है जिसमें वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के सदस्य और इसी के साथ में हम ये कहेंगे कि विभाग के अध्यक्ष और जो विभाग के अध्यक्ष नहीं भी होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। परंतु कंपटीशन की दृष्टि से विशेषकर आपसे ये पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल के विशिष्ट प्रकार कितने होते हैं। तो भाई ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के जो विशिष्ट प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? संयुक्त मंत्रिमंडल, मैं एक को समझाऊंगा। संयुक्त मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल है, अंतरंग मंत्रिमंडल और छाया मंत्रिमंडल। छाया नहीं बोलेंगे इसको, छाया मंत्रिमंडल। प्रथम है संयुक्त मंत्रिमंडल। देखिएगा, वास्तविक रूप में जो संयुक्त मंत्रिमंडल होता है, इस संयुक्त मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाता है वह 2 परिस्थिति में होता है। या तो देश पर संकट आ रहा हो, देश पर कोई संकट आ रहा हो, जैसे 1931 में आर्थिक मंदी का संकट था, तो उस समय ब्रिटेन में संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। या फिर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में भी क्या किया जाता है? संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। वही बात, संकट की बात आ गई है भाई। 1931 ये भी संकट था, आर्थिक मंदी। इसी के साथ में जो द्वितीय विश्व युद्ध, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी, क्योंकि ये भी तो संकट ही था, तो वहाँ संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन विशेषकर राष्ट्रीय संकट और बहुमत प्राप्त न होने पर किया जाता है। 2 परिस्थितियों में किया जाता है। या तो राष्ट्रीय संकट जैसी स्थिति हो, देश पर कोई संकट आया हो, युद्ध जैसी स्थिति हो, या आर्थिक मंदी का संकट हो, या कोई और संकट हो, कोई और आफत आई हो, कोई और आपात जैसी स्थिति हो, तो इसमें संयुक्त मंत्रिमंडल गठन किया जा सकता है। या फिर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो इसमें संयुक्त मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। समझ गए? दूसरा युद्ध मंत्रिमंडल। भाई वास्तविक रूप में युद्ध मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाता है वह युद्ध के समय किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में प्रथम और द्वितीय
विश्व युद्ध के समय में युद्ध मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। इस युद्ध मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल के 5 या 6 मंत्रियों को ही सम्मिलित किया जाता है जो कि विशेष योग्य होते हैं। 5 या 6 मंत्रियों से ही वास्तविक रूप में युद्ध मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो पहला होगा संयुक्त मंत्रिमंडल, दूसरा होगा युद्ध मंत्रिमंडल, युद्ध के समय में गठन किया जाता है इसका। तीसरा है अंतरंग मंत्रिमंडल। अंतरंग मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि मंत्रिमंडल में से ही 5 या 4 मंत्री ऐसे लिए जाते हैं जो बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत योग्य होते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये देखता है कि मंत्रिमंडल में लगभग 18 से 22 सदस्य होते हैं, कभी 18, कभी 19, कभी 20, कभी 21, कभी 22, तो आप ये मान के चलेंगे कि जैसे 20 सदस्य हैं मंत्रिमंडल में, तो प्रधानमंत्री को जब ये लगता है कि 20 सदस्यों से परामर्श करने में परेशानी है, तो ऐसी स्थिति में विशेषकर इन 20 सदस्यों में से 4 या 5 व्यक्तियों को चुन लिया जाता है और इन 4-5 व्यक्ति से जो कि योग्य होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, वास्तविक रूप में अंतरंग मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। मतलब विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाता है और प्रधानमंत्री केवल इनसे ही परामर्श करता है। इसी को कहते हैं अंतरंग मंत्रिमंडल, मतलब मंत्रिमंडल के अंदर ही मंत्रिमंडल। इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 4 से 5 सदस्य होते हैं जो कि बहुत प्रभावशाली होते हैं। प्रधानमंत्री केवल इनसे ही परामर्श करता है। इसके बाद में चौथा है छाया मंत्रिमंडल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये कॉम्पिटिशन पूछ लिया जाता है। छाया मंत्रिमंडल किस देश में पाया जाता है? ब्रिटेन में पाया जाता है। छाया मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में एक प्रकार से जो विपक्ष होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। विपक्ष के द्वारा, सत्तारूढ़ तो हो ही गया है भाई। जैसे हम कहें कि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, 2 दलीय व्यवस्था है, तो एक दल तो सत्ता में होता है, दूसरा विपक्ष में होता है। तो विपक्ष के द्वारा भी मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक प्रकार से जो छाया मंत्रिमंडल होता है वह एक वैकल्पिक सरकार होती है। मान लीजिएगा जो सत्तारूढ़ दल है वो बहुमत खो देता है या किसी अन्य कारण से उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो ये छाया मंत्रिमंडल होता है ये एक प्रकार से वैकल्पिक सरकार होती है कि जैसे ही सत्तारूढ़ दल पद का त्याग करता है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, त्यागपत्र दे दिया, तो वास्तविक रूप में जो छाया मंत्रिमंडल होता है वह एक प्रकार से वैकल्पिक सरकार के रूप में मौजूद होता है। वैकल्पिक सरकार के रूप में मौजूद होता है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो विपक्ष का नेता होता है वही इसका नेता होता है। मतलब जो विपक्ष होता है उसका जो नेता होता है वही छाया मंत्रिमंडल का नेता भी होता है। इसी के साथ में जो इसका ये नेता है वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है। किसका रखता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है। अब छाया मंत्रिमंडल का फायदा ये है कि भाई अगर सत्तारूढ़ दल के द्वारा किसी भी रूप में किसी भी कारण से पद त्याग दिया जाता है, मतलब सत्तारूढ़ जो दल होता है उसका जो मंत्रिमंडल होता है उसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है, कारण जो भी है, अविश्वास प्रस्ताव है या कोई और कारण है, ऐसी स्थिति में जो ये छाया मंत्रिमंडल होता है जिसका गठन विपक्ष के द्वारा किया जाता है, तो ये सरकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए जो छाया मंत्रिमंडल है वह एक प्रकार से वैकल्पिक सरकार भी कहलाता है। क्या कहलाता है? वैकल्पिक सरकार भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वास्तविक रूप में जो सत्तारूढ़ दल का मंत्रिमंडल है उसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है, तो ये जो छाया मंत्रिमंडल है ये वास्तविक रूप में सरकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए इनको वैकल्पिक सरकार की संज्ञा दी जाती है। छाया मंत्रिमंडल गठन किसके द्वारा किया जाता है? विपक्ष के द्वारा किया जाता है। ये आपको नोट करना है। किसके द्वारा किया जाता है? विपक्ष के द्वारा। और इस छाया मंत्रिमंडल का जो नेता होता है वह वास्तविक रूप में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रखता है, मतलब इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसी के साथ में जो विपक्ष का नेता होता है वही छाया मंत्रिमंडल का नेता होता है। विपक्ष का जो नेता होता है वही इसका मतलब छाया मंत्रिमंडल का नेता होता है। और फिर कह रहा हूँ कि यह वास्तविक रूप में किसका दर्जा रखता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है। ये हो गया आपका ब्रिटेन मंत्रिमंडल के विशिष्ट प्रकार, जिसमें मैंने आपको 4 बताए। संयुक्त मंत्रिमंडल, फिर से दोहरा रहा हूँ, संयुक्त मंत्रिमंडल जैसे कि 1931 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका गठन किया गया था। दूसरा युद्ध मंत्रिमंडल, वास्तविक रूप में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इसका गठन किया गया था। देखो ये ध्यान रखेंगे कि युद्ध के बाद में शांति की स्थिति होने पर युद्ध मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अंतरंग मंत्रिमंडल, जिसका कि समय समय पर प्रधानमंत्री के द्वारा गठन किया जाता है, जिसमें केवल 4-5 सदस्य होते हैं जो बहुत प्रभावशाली होते हैं। मंत्रिमंडल के ही सदस्यों में से 4-5 को लिया जाता है। 4-5 सदस्यों को वास्तविक रूप में लेकर के प्रधानमंत्री केवल उनसे ही परामर्श करता है। इसको कहते हैं अंतरंग मंत्री
मंडल, और चौथा है छाया मंत्रिमंडल, जिसका कि गठन या निर्माण वास्तविक रूप में विपक्ष के द्वारा किया जाता है, जो कि वैकल्पिक सरकार के रूप में मौजूद होता है। अर्थात जैसे ही जो मंत्रिमंडल है, जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसकी सरकार होती है, उसका मंत्रिमंडल होता है, तो उस मंत्रिमंडल के द्वारा यदि त्यागपत्र दे दिया जाता है, कारण जो भी है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर त्यागपत्र दिया जा रहा है, यानी किसी कारण से त्यागपत्र दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ये छाया मंत्रिमंडल होता है, ये सरकार बनाने के लिए तैयार होता है, इसलिए इसको वैकल्पिक सरकार की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ आपको नोट करना है, इसको वैकल्पिक सरकार भी कहा जाता है। इसी के साथ में छाया मंत्रिमंडल गठन किसके द्वारा किया जाता है? विपक्ष के द्वारा किया जाता है। ये हो गया आपका ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की उत्पत्ति, विकास, विशेषताएं और इसी के साथ में इसके प्रकार। अब इन चारों बातों के ऊपर एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, डियर स्टूडेंट्स, गलती नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये सब बातें ठीक से समझ गए होंगे। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।